दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल RK क्लासेस 23 में। हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं इंटरमीडिएट की फिजिक्स का दोस्तों जो गोलीय दर्पण का सूत्र है, जिसको आप लोग जानते हैं 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसका डेरिवेशन इंटर के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हो जाता है, हाई स्कूल के लिए भी दोस्तों ये आपका मोस्ट टॉपिक है। अगर आप हाई स्कूल में हैं या दोस्तों इंटर में हैं तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन है यानी कि जिसको कहा जाता है सूत्र निगमन, वही चीज़ है ये। हम इसको आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे, किस प्रकार से इसको डेराइव किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या काम किया है, एक यहाँ पे अवतल दर्पण ले लिया है। अवतल दर्पण के लिए हम इसको पहले सीखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए ये आपका सूत्र डेरिवेशन किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके विषय में कुछ मूलभूत चीज़ें बता देता हूँ जो शायद आपको नहीं पता है, जिससे प्रतिबिंब को आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे पास 3 नियम होते हैं। 3 में से किन्हीं 2 नियमों को मिला के हम कोई सा भी प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका अवतल दर्पण है, इसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए पहला नियम है ये, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण होके जाती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके वापस आती है। तो हमारा नियम क्या कहता है, यहाँ देखिए जो मुख्य अक्ष के समांतर गई वह फोकस से होके चली जाती है। ठीक है, ये देखिए ये आपका पहला नियम हो जाता है। सेकंड वाला नियम आपका जो है दोस्तों वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसी का उल्टा हम ले लेते हैं। जो सेकंड वाला हमारा नियम है वो कहता है कि जो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट आती है। मतलब ये हुआ, यहाँ से अगर हम कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के भेजते हैं तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड वाला नियम। अब दोस्तों हम तीसरा नियम भी इसमें आपको बता देते हैं। तीसरा नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण को ही हमने लिया है, आपकी इच्छा है आप चाहे अवतल दर्पण से समझें चाहे आप उत्तल दर्पण से समझें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लेते हैं थर्ड वाला नियम। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश किरण दोस्तों वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये आपके 3 नियम होते हैं। तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियमों की सहायता से हम कोई सा भी प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देखिए ये जो हमने फिगर लिया हुआ है इसमें से ही हमने 2 नियम को इसमें अप्लाई किया हुआ है। पहला नियम हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, क्या चीज़, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके वापस चली जाती है। सेकंड वाला जो थर्ड वाला नियम है इसको हमने इसमें अप्लाई कर दिया हुआ है। क्या काम किया, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह वापस लौट आती है अपने पथ पे। ठीक है, तो हमने ये पहला वाला नियम थर्ड वाला नियम हमने इसमें अप्लाई किया हुआ है। ठीक, तो अब आप समझिए यहाँ पे कि हम कैसे यहाँ पे दर्पण के सूत्र को डेराइव कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप अगर आप देख लेंगे तो आज के बाद आपको कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग फिजिक्स का ये डेरिवेशन कर पाएंगे। तो देखिए हम इसको हटा देते हैं, अब चलते हैं हम मेन टॉपिक पे। ये दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है, इन्हीं की मदद से हम लोग फिजिक्स को अच्छी तरह से सीख पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो कुछ चीज़ों का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये क्या है, ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे ये प्रकाश किरण डाला गया ऐसे गई है, ये प्रकाश डाला गया ऐसे गई है। तो दोनों अब मतलब परावर्तन के पश्चात जहाँ पे काटती हैं वही दोस्तों बनता है आपका प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप जान लीजिए कि जो परावर्तन के पश्चात जहाँ पे रेखाएं मिलती हैं वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसे गई रेखा ऐसे आई, ऐसे ये आपका प्रकाश किरण ऐसे गई थी ऐसे वापस आई, तो दोनों यहाँ पे काटती हैं तो यहीं पे बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हमेशा आई डैश से दिखाया जाता है कि प्रतिबिंब
प्रतिबिंब आपका इतना बड़ा बनेगा। वहीं ये जो आपका ओ डैश है, यह वस्तु को दिखाता है कि यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। तो देखिएगा डेरिवेशन के लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं तो बात करते हैं, ध्यान दीजिए, CO डैश और CI डैश, ये क्या बना, ये दोस्तों क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्या चीज़, CO डैश तथा यहाँ पे देखिए CI डैश, CI डैश क्या हैं, ये समकोण हैं। ठीक है, जब ये समकोण है तो हम यहाँ पे भुजा बाई भुजा का नियम अप्लाई कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि O डैश अपान I डैश इक्वल किसके होगा, CO अपान CI के, CO अपान CI के। मतलब एक ही त्रिभुज में हम चले हैं, भुजा बाई भुजा का हमने नियम अप्लाई कर दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए O डैश जो कि बड़ी भुजा है, किसकी अपेक्षा, I डैश की अपेक्षा। तो O डैश अपान C मतलब I डैश हमने यहाँ पे ले लिया, उसके बाद CO अपान CI हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये हम क्या काम कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब अगली बात देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये आपका जो प्रकाश किरण ये आई हुई थी, ऐसे गई थी, हमने क्या काम किया, यहीं से हमने PO पर यानी कि जो मुख्य अक्ष है उसी पे हमने एक लंब डाल दिया AN। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से देखते हैं तो FNA FI डैश क्या बन गया, ये भी एक समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक है, तो देखिए हम क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि FNA तथा FI डैश क्या है, ये भी समकोण हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे सेम नियम यही लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे O डैश अपान CI लिखा था, वैसे हम लिखेंगे क्या चीज़, NA अपान F, नहीं यहाँ देखिए NA अपान I डैश। तो ये क्या हो गया, NA अपान I डैश इक्वल क्या लिखेंगे, NF अपान FI, NF अपान NFI। ठीक है, NF अपान N मतलब NF अपान FI। सेम हम यहाँ पे जो समकोण वाला नियम यहाँ पे लगाए थे, वही समकोण का नियम हम इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसको हम थोड़ा से बदल लेते हैं। क्या बदल लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, NF की जो लंबाई है वह O डैश की लंबाई के समान है। तो आप क्या काम कीजिए, यहाँ से आप NA इज इक्वल O डैश दिखा दीजिए। ठीक है, तब क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए NA के स्थान पे O डैश आ गया, तो हम O डैश अपान I डैश यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया NF अपान FI। अभी इसको हम द्वितीय समीकरण नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा से काम करना है। क्या चीज़, NF हमने लिखा है। अब दोस्तों एक बात को समझिए आप, चूंकि ये वक्र जो आपका दर्पण है ये काफ़ी छोटा वक्रता त्रिज्या का होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदु आपका N है वह P के बहुत समीप होगा। तो हम यदि यहाँ पे लिखें कि यदि N P के बहुत समीप है तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए तब NF इक्वल हम PF ले सकते हैं। मतलब N जो है वो P के बहुत ज़्यादा समीप हम मान लेते हैं, तो N को हम P से अलग नहीं मान सकते हैं। ऐसा अगर हम दिखाएं कि NF इक्वल कितना PF के है तो वो वैध है। वजह दोस्तों यहाँ पे ये है कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ कुछ ही चीज़ों के विषय में जानकारी होती है, जो जानकारी होती है उसी को हम बेस मानते हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो क्या हो गया, NF इज इक्वल हमने क्या लिखा, PF लिखा। तो जहां हमने NF लिखा है उसको हम क्या लेके चलेंगे, PF लेके चलेंगे। तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ देखिए O डैश अपान I डैश इज इक्वल NF के स्थान पे हम क्या लिखेंगे,
पी एफ लिखेंगे अपान क्या हो गया पी आई एफ आई। ये दोस्तों हम मान लेते हैं द्वितीय समीकरण। इसको समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है, समीकरण 2 हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं ओ डैश, इसमें देखते हैं ओ डैश, मतलब ये वाला हिस्सा दोनों समीकरण में समान है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे दर्शाएंगे ओ डैश के स्थान पे ओ डैश अपान आई डैश के स्थान पे दोस्तों हम लिख सकते हैं CO अपान CI। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए PF अपान FI, ये इतना हमारा संबंध बन गया है। इसी से हमको अब यहाँ पे सॉल्व करना है डेरिवेशन इसका। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कुछ अवयवों के विषय में आप सोचिए कि हमें पता क्या होता है। दोस्तों इसमें हमको, यानी कि कोई भी दर्पण होता है, इसमें हमें कुछ चीज़ें ज्ञात होती हैं। जैसे बात करें यहाँ पे क्या क्या ज्ञात होती हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे वस्तु की लंबाई ज्ञात हो सकती है, हमें यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई ज्ञात हो सकती है, हमें यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो सकती है, हमें यहाँ पे दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात हो सकती है, हमें यहाँ पे वक्रता त्रिज्या ज्ञात हो सकती है, हमें यहाँ पे फोकस दूरी ज्ञात हो सकती है। इसके अलावा कोई भी चीज़ हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको बनाते हैं कुछ के पदों में। देखिए सबसे पहले आप मानिए यहाँ से ओ डैश इक्वल क्या होता है, ओ डैश इक्वल दोस्तों होता है y1। ठीक है, तो ये आपका y1 हो गया, जो कि प्लस में चलेगा चूंकि ऊपरी हिस्सा में है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जो धनात्मक ऋणात्मक का है दोस्तों, वो चैनल पे पहले से अपलोड है। आप लोगों ने अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कन्फ्यूजन आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आई डैश क्या होता है, आई डैश होता है दोस्तों यहाँ पे -y2, चूंकि ये प्रतिबिंब की लंबाई है। आगे देखते हैं सी, यहाँ पे देखिए PF हमें पता होता है, PF क्या है, फोकस दूरी है जो कि माइनस में चलती है। उसके बाद देखिए PI क्या है, ध्यान दीजिएगा, इतना वैल्यू हमने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो क्या है PI क्या है दोस्तों, PI प्रतिबिंब की स्थिति है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आई डैश पे बनता है प्रतिबिंब ना। तो PI, P से I, यानी कि P क्या है, दर्पण का ध्रुव है, तो P से I की दूरी आपकी जो बनेगी वो -V बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद देखिए PO क्या है, PO दोस्तों वस्तु की दूरी है, PO क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, एफ हमें पता हो गया, U पता हो गया, V पता हो गया। अभी एक चीज़ बाकी है, इसमें क्या बाकी है, PC की लंबाई बाकी है। PC क्या है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या है। तो PC हमारा बाकी है, यानी कि PC = R चलेगा। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं दर्पण से बाएं साइड की जो भी दूरियां होती हैं उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं या लेके चलते हैं। अब दोस्तों देखिए इतनी वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CO है। अब यहाँ पे आप देखिए जो हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, इसमें से कहीं पर भी CO की वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है, तो CO को आपको बदलना पड़ेगा, उस पद में बदलना पड़ेगा जिस पद में ये सारे मान हमको ज्ञात हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम इसको बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। CO के स्थान पे हम लिख सकते हैं PO - PC। ठीक है, PO में जब हम PC घटा देंगे तो इतना CO की लंबाई हमारी बच जाएगी। तो हम CO के स्थान पे क्या लिखेंगे, PO - PC। उसके बाद बटे में CI हमें नहीं ज्ञात है। ठीक है, हमें CI भी नहीं ज्ञात है, तो CI को हम बदलेंगे। यहाँ पे क्या बदलेंगे, CI के स्थान पे हम लिखेंगे PC - PI। ठीक है, जब हम PC में से PI घटा देंगे तो हमारा CI पता हो जाएगा। तो जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे CI है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, PC - PI लिखेंगे इक्वल PF की लंबाई ज्ञात है क्या, यहाँ पे देखिए PF की लंबाई हमें ज्ञात है, तो PF हमें ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एफ आई क्या ज्ञात है, एफ आई ज्ञात है, एफ आई भी हमारा नहीं ज्ञात है। तो एफ आई ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, देखिए एफ आई ज्ञात करने के लिए पी आई माइनस पी एफ लेके चलेंगे तो एफ आई की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए एफ आई कहीं पे नहीं है, ठीक है, तो हम एफ आई के स्थान पे हम लेके चलेंगे कितना, पी आई माइनस पी एफ। तो एफ आई के स्थान पे पी आई माइनस पी एफ, यही हम लेके चलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान आप लोग दीजिएगा, इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा, मतलब डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पी ओ, देखिए पी ओ की लंबाई हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, क्या है, माइनस यू है। आगे देखिए माइनस पी सी की लंबाई यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस में आर, मतलब माइनस में आर दिया गया है, यहाँ पे रखेंगे दोस्तों इस पे तो ये प्लस हो जाएगा। आगे देखिए पी सी की लंबाई क्या है, पी सी वही है, क्या चीज़, माइनस आर, माइनस यहाँ पे है। पी आई क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पी आई है माइनस वी, तो ये हो गया आपका प्लस वी। पी एफ क्या है, यहाँ पे देखिए पी एफ माइनस एफ है, माइनस एफ है। पी आई कितना है, यहाँ पे आप लोग देखिए पी आई माइनस वी है, तो पी आई के स्थान पे हम लिखेंगे माइनस वी, ये माइनस है। पी एफ कितना है, यहाँ पे देखिए पी एफ की वैल्यू है माइनस एफ, तो ये हो गया आपका प्लस में एफ। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप लोग एक बात को ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमारे पास जो सूत्र आता है उसको आपको याद होगा कि सूत्र दोस्तों क्या होता है, 1/f इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u होता है। तो सूत्र में कहीं पर भी त्रिज्या नहीं दी गई है, तो हमें यहाँ पे त्रिज्या को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे f इक्वल होता है r/2, जहाँ से हम r इक्वल लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2f लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ r है दोस्तों वहाँ पे क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे दिखाते हैं r इक्वल 2f रखने पर, तो यहाँ पे देखिए माइनस u हो गया, उसके बाद प्लस, देखिए इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे, तो प्लस 2f हो गया। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 2f लिखेंगे। उसके बाद देखिए प्लस हो गया कितना, v हो गया। आगे देखिए ये क्या हो गया, माइनस f आ गया, उसके बाद माइनस v प्लस f, ठीक है। इसी को हमें सॉल्व करते चले जाना है, आंसर आपका निकल जाएगा। दोस्तों बहुत मोस्ट टॉपिक है, इसको आप छोड़िएगा मत, बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिए, कहीं पे आपको कोई दिक्कत संभवतः नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसको डेरिवेशन कैसे किया जाए। देखिए सबसे पहले आप इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, जब इससे यहाँ गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। तो इससे यहाँ गुणा हो गया तो आ गया कितना, 2f² प्लस इसका यहाँ पे गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस AF बनेगा। आगे देखिए जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये प्लस में VU हो जाएगा। उसके बाद जब इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 2FV हो गया। आगे देखिए जब इसका गुणा दोस्तों इसमें होगा तो क्या बनेगा, इसका इसमें होगा तो माइनस FU होगा। इसका जब इसमें होगा तो क्या होगा, 2F² बनेगा ना इतना। आगे देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना है, माइनस FV बचा है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो VU बचा है, माइनस 2FV बचा है, माइनस FU बचा है, ठीक है। तो अब देखिए यही सब चीज़ें आप समझेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। देखिए इसको, ये माइनस FB है, यहाँ पे माइनस 2FB है, एक FB दोस्तों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। इसको एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी माइनस FV बचा हुआ है, ठीक है। तो माइनस FV को हम इस पक्ष में ले आते हैं, ये वाला आपका माइनस FU है, इसको हम इधर ले आते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे जब इसको दोनों को हम इस साइड में ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे। यहाँ पे बचा कितना है, V बचा है, U बचा है। अब देखिए इसी को हमें सॉल्व कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। क्या काम करते हैं, हम इसको थोड़ा से यहाँ से हटाते हैं जिससे कि आप लोग समझ सको। तो यहाँ पे हल्का से एक काम करते हैं, ये F को हम बचा लेते हैं तो ये V प्लस हो गया U इज इक्वल हो गया VU, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम दोनों पक्षों में
एफ यू वी से भाग दे देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में हम एफ वी यू से भाग देते हैं, या तो आप समझिए एफ को हम इस साइड में ले जाते हैं, इससे हम यहाँ पे भाग दे देते हैं। तो 1 अपान, देखिए जब हम इससे यहाँ भाग देंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ से देखिए v अपान हो जाएगा वी यू प्लस यहाँ पे देखिए u अपान हो गया वी यू इज इक्वल, यहाँ पे दोस्तों जो हमने कहा था अभी कि यफ से हम इधर भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे 1/यफ हो जाएगा। अब देखिए v से v कटा, u से u कटा, 1 अपान एफ इज इक्वल बचा कितना है यहाँ पे, ये देखिए 1 अपान v बचा है प्लस इधर क्या बचा है 1 अपान यू बचा है, तो 1 अपान यू। यही दोस्तों आपका क्या हो गया, सवाल का निगमन हो गया, सूत्र निगमन हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, कुछ बारीकियों को ध्यान देना है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कहीं पे आपको संभवतः कोई दिक्कत ही नहीं होगी।